नमस्कार। न्यूज के सबसे धाकड़ शो देश की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां खबर का हर अध्याय खुलेगा और ऐसी रिसर्च के साथ खुलेगा कि आपको न्यूज का मास्टर बनाएगा। और आज सबसे पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल इस शो के पहले ही दिन कई रिकॉर्ड बने। यूट्यूब पर 1 लाख से ज्यादा कॉन्करेंट लाइव व्यूअर्स ने हमें देखा। ट्विटर पर हम ग्लोबल ट्रेंड में नंबर 1 थे, हैशटैग देश की पाठशाला। तो इस प्यार के लिए और इस कनेक्ट के लिए, जो मैंने आपसे कहा था कि एक इमोशनल कनेक्ट है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज आपको पहले बता देता हूं कि कौन कौन से ये खबरों का अध्याय खुलने वाला है। 16 महीने बाद मोदी ट्रंप मिले बॉस, लेकिन ट्रंप ने ऐसा क्या कह डाला कि राहुल केजरीवाल के होश उड़ जाएंगे। आज आपको दिखाऊंगा। ट्रंप तो पीएम मोदी की तारीफ पे तारीफ करते रह गए, और मोदी कायदे से क्या क्या सुना गए ट्रंप को, आज आपको देखना चाहिए। ट्रंप मोदी के बीच डील को लेकर क्या बात हो गई, ट्रंप क्यों बोले कि मोदी जैसा टफ कोई है ही नहीं। G7 की मीटिंग में जाकर पीएम मोदी ने भारत के लिए क्या हासिल किया, ट्रंप ने मुनीर शहबाज को निपटा दिया है क्या, जिसका अध्याय खुलने जा रहा है। इसके अलावा देश की पॉलिटिक्स में उद्धव की पार्टी में ऐसी बगावत, संजय राउत कैमरे पे गंदी गंदी गाली किसको देने लग गए, आज आपको दिखाऊंगा। केजरीवाल, ममता, उद्धव के बाद अब अखिलेश का नंबर है क्या। यूपी में सपा के सांसद भी टीम मोदी में आने वाले हैं क्या, आज इसका अध्याय भी खुलेगा। और जब यूपी की बात होगी तो राम मंदिर के बाद क्या मथुरा के कृष्ण मंदिर में हो गई है चोरी। खून से लिखी चिट्ठी ने क्या बवाल मचा दिया है। पहले 6 अब 9 राम मंदिर में चोरी कांड के वो आरोपी जिनकी कुंडली खुली तो राज खुल गए। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई कैसे, सीसीटीवी में एसआईटी की टीम को क्या दिख गया, जिसका अध्याय भी लाया। और साथ ही चांद और मंगल पे फैक्ट्री, खरबपति एलन मस्क और मालामाल होने के लिए क्या गजब करने वाले हैं। मस्क के पास इतना पैसा होगा कि $10 लाख रोज उड़ाएंगे तब भी 2700 साल पैसा चलेगा। यह कैसे होगा, यह आज आपको दिखाऊंगा। और हर महीने कितना कमाना, कितना बचाना, आपको खरबपति बनने में कितना टाइम लगेगा, इसका अध्याय भी होगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, खाना पचाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खतरनाक होता है बॉस, लेकिन जिस पेट में रह के खाना पचाता है उस पेट को क्यों नहीं जलाता, ऐसा क्यों है बॉस, आज ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर का क्यूआर मोड ऑन करेंगे, यानी दिन भर का क्विक रिकैप। नीट के री एग्जाम के लिए टेलीग्राम बंद करने पर बवाल हो गया है। टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव इससे बहुत भड़क गए हैं। डुरोव कह रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बंद करके उनके 15 करोड़ यूजर्स को सजा क्यों दी जा रही है। नीट का री एग्जाम 21 जून तक होना है और इसके लिए 22 जून तक टेलीग्राम को बैन किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आशंका थी कि पेपर लीक माफिया अपना नेटवर्क टेलीग्राम पर चलाता है। और यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने भी टेलीग्राम से बैन हटाने से साफ मना कर दिया। ड्यूटी पर रील बनाने वाले पुलिस वालों की सीएम योगी ने क्लास लगा दी है। सीएम योगी ने कहा कि इस तरह से ड्यूटी कीजिएगा कि रील्स बना कर रहे हैं, पुलिस वाले अपना मजाक ना उड़वाएं। ड्यूटी के दौरान अलर्ट रहना है, ना कि रील बनाना है। अपने काम को सीरियसली लेना होगा, जिससे कोई सिस्टम पर बेकार के सवाल ना उठा सके। रांची में आरएसएस के दफ्तर पर पेट्रोल बम के हमले से हड़कंप मच गया। रात में 2 नकाबपोश हमलावर आए, आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम फेंक के चले गए। हमलावरों ने सॉस की 2 बोतलों में पेट्रोल भरकर आरएसएस दफ्तर के अंदर फेंकने की कोशिश की। हालांकि दोनों बोतलें मेन बिल्डिंग में पहुंचने से पहले ही गिर गई। बीजेपी ने इस हमले के पीछे सोची समझी साजिश का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के सीधी में पिकनिक मना रही 3 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। सोन नदी में ये लड़कियां नहा रही थीं, अचानक वाटर लेवल बढ़ने लगा, तीनों डूबने लगी। इस हादसे का वीडियो सामने आया है। नहाने के दौरान ये लड़कियां पानी में मस्ती कर रही थीं, तभी अचानक बढ़े जल स्तर के कारण नदी ने इन लड़कियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इनकी जान चली गई। यूपी के बलिया में बीजेपी एमएलसी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। प्रोग्राम में इतना बवाल हो गया कि भीड़ बेकाबू हो गई। बर्थडे पार्टी में पवन सिंह को देखने पहुंचे फैंस ने गदर ही काट दिया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भागने में कोई यहां गिर रहा था, कोई वहां गिर रहा था, किसी का सिर फट रहा था, किसी के हाथ पैर टूट गए। तो यह हो गया दिन भर का क्विक रिकैप। और इस क्यूआर मोड के बाद अब पाठशाला का पहला अध्याय। 16 महीने बाद मोदी और ट्रंप मिले हैं बॉस, लेकिन ट्रंप ने ऐसा क्या क्या कह डाला कि राहुल केजरीवाल के होश उड़ जाएंगे, आज आपको दिखाने जा रहा हूं।
ट्रंप तो पीएम मोदी की तारीफ पे तारीफ करते रह गए। मोदी कायदे से क्या क्या सुना आए हैं आज आपको दिखाऊंगा। ट्रंप मोदी के बीच डील को लेकर क्या बात हुई, ट्रंप क्यों बोले कि मोदी जितना टफ कोई है ही नहीं, और G7 की मीटिंग में जाकर पीएम मोदी ने भारत के लिए क्या हासिल किया, ट्रंप ने मुनीर शहबाज को निपटा दिया है क्या। सबसे पहले इसका अध्याय देखिए। आज 16 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की आमने सामने की मीटिंग हुई है बॉस, और ऐसी ऐसी बातें हुई हैं लोग सोचे नहीं होंगे, क्योंकि यहां तो लोग माहौल बना रहे थे कि मोदी ट्रंप के सामने झुक गए हैं, मोदी ने सरेंडर कर दिया है। बहुत दिन से आप यही सब ना सुन रहे हैं कि मोदी तो डर गए हैं। लेकिन बॉस आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम पलट के रख दिया। आज कल G7 के मंच से ट्रंप को कायदे से सुनाया। पूरी दुनिया में चर्चा है कि भाई साहब मोदी तो एकदम खुला ट्रंप को सुना दिया, और कल तो सुना ही सुना है, आज आमने सामने बैठ के ट्रंप को सुना दिया। आप यह भी देखिए कि जो ट्रंप खुद को बॉस कह रहे थे, उनके खुद के तेवर नरेंद्र मोदी के सामने आज ढीले पड़े हुए थे। भाई साहब इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रंप ने कि अगर मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो उसमें फिसल के आदमी गिर जाए, इतना मक्खन मोदी को लगाए हैं ट्रंप। ऐसी तारीफ ट्रंप किसी की करते नहीं है जनरली। आप देखते होंगे उनका वीडियो वायरल होता है, कभी इसको बेइज्जत किए, कभी उसको बेइज्जत किए, किसी को भी सामने बैठते हैं सुना देते हैं। दुनिया भर के नेताओं के साथ ऐसा कर चुके हैं। लेकिन जब बात भारत की आई, नरेंद्र मोदी की आई, सामने मोदी बैठे हुए थे, तो ट्रंप वो सब करने की हिम्मत नहीं कर पाए जो दूसरों के साथ ऐसे ही कर देते हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने कल ही ट्रेलर दिखा दिया था। ट्रंप को कल ही समझ में आ गया था कि भारत से भिड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, भारत झुकेगा नहीं, क्योंकि भारत के पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है। आज आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी ट्रंप की मुलाकात की तस्वीरें देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, मोदी ट्रंप की बातें सुनकर राहुल गांधी के होश उड़ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। आज भूकंप उनकी पॉलिटिक्स में आया हुआ होगा जो वहां हुआ है। केजरीवाल के होश उड़ेंगे, क्योंकि यही लोग घूम घूम कर नरेंद्र सरेंडर का माहौल बना रहे थे। पीएम मोदी को चैलेंज दे रहे थे कि ट्रंप के सामने जाकर दिखाओ, ट्रंप के पास कोई सीक्रेट है, सीक्रेट ने मोदी को चोक कर रखा है। यहां नरेंद्र मोदी से जब ट्रंप की आमने सामने की मीटिंग हुई, ट्रंप चोक हो गए बॉस। मोदी ट्रंप की मुलाकात में क्या हुआ है, कैसे ट्रंप तारीफ करते रह गए और पीएम मोदी कायदे से सुनाते चले गए, आज आपको सब देखना चाहिए। मोदी G7 में बड़ी बड़ी मीटिंग करके भारत के लिए क्या हासिल कर रहे हैं। मोदी ने जो ट्रंप से मीटिंग की, उसमें ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान को आग लगी होगी, मुनीर शहबाज को अलग जो है वो आज रात नींद नहीं आएगी। सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। He's a very tough negotiator. One of the toughest, actually. हमें चुप रहने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। I'm the boss. I'm the boss. Prime Minister Modi is the boss. He's the boss. नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में जो हुआ है उसमें तो गजब ही हुआ है, क्योंकि यहां लोग महीनों से माहौल बना रहे थे कि ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी चू नहीं कर पाते, ट्रंप के सामने जाने से मोदी हिचकते हैं। ये लोग कह रहे थे कि ट्रंप से मिलने से नरेंद्र मोदी बचते हैं। लेकिन आप मोदी ट्रंप की मुलाकात की तस्वीरें देखिए, जो ट्रंप किसी के साथ भी मीटिंग में दबंग स्टाइल में बैठे रहते हैं, दबंगई से बोलते हैं, किसी को भी बेइज्जत कर देते हैं, सामने बैठे नेता को धमकाने वाले अंदाज में रहते हैं। वो ट्रंप आज नरेंद्र मोदी के सामने कोई तेवर दिखाने वाले मूड में लग भी नहीं रहते। देखिए बॉडी लैंग्वेज उनका। उल्टे ट्रंप ने पीएम मोदी की इतनी तारीफ की है बॉस, जितनी तारीफ ट्रंप के मुंह से किसी और के लिए कभी नहीं निकली नहीं होगी। कायदे से अगर आप सोचिए तो अप्रेजल के वक्त जैसे बॉस का आदमी मक्खन लगा देता है कई बार कि 5% की जगह 10% इंक्रीमेंट होगा, डोनाल्ड ट्रंप वैसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे उनका इंक्रीमेंट रुका हुआ है। देखिए ट्रंप क्या क्या बोले हैं नरेंद्र मोदी की तारीफ में। There for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson.
He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And The stadium was full. Namaste Trump. Right, remember? He did namaste Trump in That was great. आप सोचिए बॉस, यहां राहुल गांधी इंडी वाले माहौल ये बनाते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत के हितों को सरेंडर कराए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने कह रहे हैं कि भाई साहब ये आदमी दिखने में तो एंजल की तरह है, संत हैं, लेकिन जब भारत के हितों की बात आती है तो इनका रौला चलता है। बहुत टफ नेगोशिएटर हैं, कड़क एकदम। ये भारत के हितों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये कौन बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। राहुल गांधी को नहीं समझ में आता है, केजरीवाल को नहीं समझ में आता है, इंडी वालों को नहीं समझ में आता है। जिस आदमी को डील करना है वो कह रहा है कि भाई मैं इनको नहीं हिला पा रहा हूं भारत के हित के मामले को छोड़ने को लेकर। यहां माहौल बन रहा है कि मोदी ने भारत के हितों को सरेंडर कर दिया, किसान के हितों का सरेंडर कर दिया। और देखिए, सिर्फ तारीफ की बात नहीं है। आप देखिए कि आज ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफ में जो कहा, भारत की तारीफ जिस तरह से की है उन्होंने, उसमें पाकिस्तान के लिए अलग बड़ा झटका है। क्योंकि जिस वेस्ट एशिया में ईरान अमेरिका के बीच बचाव करके मुनीर शहबाज नंबर बना रहे थे, उसकी तो इस मीटिंग में धज्जियां उड़ गई। ट्रंप ने कह दिया कि वेस्ट एशिया में भारत का बड़ा रोल है और जब तक पीएम मोदी लीडर हैं तब तक भारत बड़ा रोल निभाता रहेगा। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। Yeah, I do. I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. Well, I said it. As long as I'm president, we have a great. They have a great friend in the White House. यानी डोनाल्ड ट्रंप तारीफ पे तारीफ किए जा रहे थे। दूसरी बड़ी बात आप ये देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप अगर कह दें कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तब तो राहुल गांधी को यकीन हो जाता है। आज यकीन करेंगे जब वो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी वेस्ट एशिया के बड़े लीडर हैं, टफ नेगोशिएटर हैं, भारत के हित से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कीजिए, इस पे भी विश्वास कीजिए। डेड इकोनॉमी के हो तो काटने के लिए पूरा नंबर था, समझ में आ रहा था कि झूठे बोल रहे हैं, लेकिन इस पे भी तो विश्वास कीजिए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। यह मुनीर और शहबाज को झटका देने वाला बयान है। सुनिए एक बार ट्रंप ने क्या कहा। But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not. आज मुनीर और शहबाज ना डोनाल्ड ट्रंप को रात में फोन करेंगे, ऐसा लगता है मुझे कि सर इतना आपका हम जो है आवभगत किए, आपके लिए पीस नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है वो लाइन लगा दिए कि नाइनत देना चाहिए, आपके लिए बिछ गए और आप कह रहे हैं कि युद्ध होगा तो हम भारत के साथ होंगे। भारत और लड़ता किससे है? पाकिस्तान से ही ना। और तो भारत का कहीं कोई हिसाब नहीं है कि हम जाके किसी को मार रहे हैं। पाकिस्तान भी आतंकी भेजता है तब उसको पलट के जवाब देना पड़ता है। उसमें भी अमेरिका कह रहा है कि हम भारत के साथ खड़े होंगे। आप ये भी देखिए कि ट्रंप नरेंद्र मोदी और भारत की इतनी तारीफ कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ट्रंप को सुनाने में पीछे नहीं रहे। ये नहीं कि हाँ बहुत तारीफ कर दिए तो छोड़ो अब छोड़ देते हैं। ट्रंप ने तारीफों का मक्खन लगाने की खूब कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी को जो कहना था वो उन्होंने ट्रंप को कह डाला। भारत के नाविकों का मुद्दा पीएम मोदी ने सीधे ट्रंप के सामने उठाया। आप सुनिए इस पर पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने क्या कहा। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में
अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। यानी नरेंद्र मोदी ने सामने बैठ के बता दिया कि नाविकों की सुरक्षा भी जरूरी है बॉस, और डिप्लोमेसी में ऐसे ही कहा जाता है। कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे लगता है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ना मतलब खींचतान हो जाए, WWE की लड़ाई टाइप हो जाए कि ऐसा कैसे कर दिया जी तुम। ऐसा नहीं होता है डिप्लोमेसी में। आपको अपनी बात जब कहनी होती है तो उसका एक लहजा होता है, एक तरीका होता है। आप एक रिस्पॉन्सिबल देश के एक सम्मानित प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के नेता इस वक्त भारत को बहुत हाई लेवल पर देखते हैं। यहां कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे सिरफिरा व्यवहार डोनाल्ड ट्रंप करते हैं वैसे ही अपने प्रधानमंत्री को भी कर देना चाहिए। अरे अपना अपना स्टैचर होता है बॉस। ट्रंप का मजाक उड़ रहा है, हम क्या अपने देश का भी मजाक उड़वाएं? और पीएम मोदी ने कल भी क्लास लगाई थी। कल ही पीएम मोदी ने पश्चिमी एशिया के युद्ध के दौरान मारे गए भारतीयों का मुद्दा उठाया था। युद्ध से पूरी दुनिया को जो नुकसान हो रहा है उसका मुद्दा उठाया था। भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर जोर दिया था। और कल भी पीएम ने कहा था कि पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से भारत के मित्र देशों को जान माल का नुकसान झेलना पड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री व्यापार में आई बाधा की वजह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। भारत के कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है। वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को आपस में जोड़ने वाले नाविकों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहे और सीफेरर्स बिना भय के अपना काम कर सके। जब ये बातें पीएम मोदी कह रहे थे तब ट्रंप उनके बगल में बैठे हुए सब सुन रहे थे। और आप सोचिए, कल बोल चुके थे, ऐसा नहीं कि कल नहीं बोले, लेकिन यह मुद्दा उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने सामने बैठ के फिर कहा कि यह होना चाहिए। उन्होंने साथ में कल यह भी कर दिया कि दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है, ट्रस्ट की कमी है। मतलब सीधा ट्रंप को सुना दिए कि भाई आज जिस तरह का आपका व्यवहार है, आज कल कल परसों कुछ, आज ये बोले कल कुछ बोले, आज सच परसों झूठ, कौन विश्वास करेगा आप पे? ये ट्रस्ट डेफिसिट डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट किया। ये नरेंद्र मोदी ने कल मुंह पे सुना दिया, दुनिया भर की हेडलाइन थी। आप सोचिए ये सब तब हुआ जब कल से इंडी गठबंधन ने पूरा माहौल बनाया हुआ है कि पीएम मोदी तो ट्रंप के आगे झुक गए। इंडी वाले कह रहे थे कि ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं, नाविकों की मौत का मुद्दा ही नहीं उठा रहे। आज सुबह तक ये लोग कह रहे थे कि 1-to-1 मुलाकात में पीएम मोदी को ट्रंप के सामने ये मुद्दा उठाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही, जबकि खुद अरविंद केजरीवाल ये जानते थे कि पीएम मोदी पहले ही सबके सामने भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा उठा चुके थे। लेकिन इनकी फरमाइश थी कि बॉस 1-to-1 मीटिंग में भी उठा दीजिएगा मुद्दा। लीजिए, हो गई फरमाइश पूरी। सुनिए आज सुबह अरविंद केजरीवाल क्या कहे थे, जबकि कल सबके सामने था कि पीएम ये मुद्दा उठा चुके थे। प्रधानमंत्री जी, आज आपकी फ्रांस में ट्रंप के साथ 1-to-1 मीटिंग है। ट्रंप को आज आप साफ साफ शब्दों में बोल दीजिए, ट्रंप ने हमारे 3 भारतीयों की निर्मम हत्या कर दी मिसाइल दाग के। उनको साफ साफ 140 करोड़ भारत के लोगों का संदेश दे दीजिए कि भारत के लोग बहुत नाराज हैं। भारत एक महान देश है, एक शक्तिशाली देश है। भारत इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें एक शक्तिशाली और बहादुर प्रधानमंत्री की जरूरत है। हमें कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ये लोग यहां ऐसा माहौल बना रहे हैं, जबकि आप देखिए कि कल पीएम मोदी ने नाविकों की मौत का मुद्दा उठाकर ट्रंप को सुनाया था। आज सामने बैठकर सुना दिया। और बहुत सबसे बड़ी बात कि खुद ट्रंप ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी के सामने दुख भी जताया। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। But there is also a tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families, sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. यानी डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी कह तो धीरे धीरे प्यार प्यार से आराम आराम से एक सम्मानजनक तरीके से कह रहे हैं, लेकिन जो अमेरिका ने किया वो गलत है। और ये नरेंद्र मोदी अगर 2 बार याद दिला दे रहे हैं उनको मुंह पे बैठ के,
तो उनको समझ में आ गया कि मामला जो है ना वो गड़बड़ा है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं ये गलत हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ, ये उनकी जिंदगी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है उन नाविकों की। यानी मोदी ट्रंप की मुलाकात की ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर राहुल गांधी इंडी वालों के होश उड़े होंगे, क्योंकि ये लोग तो यही कहते थे कि मोदी तो चोक्ड है, पता नहीं कौन सी फाइल है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने बोल नहीं पाते। कौन सी फाइल है? बोल नहीं रहे हैं, मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। जिस तरह से मोदी ट्रंप की मुलाकात हुई, जिस तरह से ट्रंप ने मक्खनबाजी की और उसके बाद भी पीएम मोदी ट्रंप को सुनाते चले गए, उसमें तो राहुल गांधी का नरेंद्र सरेंडर का पूरा एजेंडा फेल हो गया। सुनिए राहुल गांधी ट्रंप को लेकर पीएम मोदी के बारे में क्या क्या कहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी का केस और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। आप उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए। डोनाल्ड ट्रंप खुल के जो भी कहना चाहता है कह देता है। हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे, 11 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवा दिया। मैं नरेंद्र मोदी का करियर जब भी खत्म करना चाहता हूं कर सकता हूं। देख लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिए। वो खुल के कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का गला मैंने पकड़ रखा है। नरेंद्र मोदी उनको जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं कह पा रहे नहीं आपने युद्ध नहीं रोका? क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि भैया गला पकड़ लिया है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गला पकड़ लिया है, और इसीलिए सिर झुका के नरेंद्र मोदी जी ने यूएस इंडिया डील साइन की है। अब कोई राहुल गांधी से पूछे, गला पकड़ लिया है, ये कर दिया है, अब डोनाल्ड ट्रंप से अपनी तारीफ गला पकड़ के करवा रहे हैं क्या? आप ये भी देखिए कि राहुल गांधी ऐसी ऐसी बातें मोदी ट्रंप को लेकर करते हैं और उधर उनके ही लोग ट्रंप के नाम पर रोड बनवाने का प्लान बना रहे हैं। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार यही काम कर रही है। हैदराबाद में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रोड बनाने का प्लान है। ऐसा कहा जा रहा है कि हैदराबाद में अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू बनाए जाने का प्लान बन रहा है। तेलंगाना सरकार ने अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास की सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का फैसला करने का मन बनाया है और इसका उद्घाटन भी इसी महीने के अंत में होने की बात कही जा रही है। सोचिए अगर यही रोड मोदी बनवा देते डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे, बाप रे बाप, गदर काट देते ये लोग। रोड में गड्ढा कर देते कि बाप रे बाप, नरेंद्र सरेंडर हो गया, डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रोड बन गया। अब जब वहां आप बनाने का प्लान कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रोड रहेगा, काहे? वो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, उनके नाम पे आप रोड बनवाइए तो ठीक, आप करिए तो ठीक। आप जो है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन से डील कर लीजिए तो ठीक, लेकिन आपका माहौल जब आपको बनाना है तो आप उसके हिसाब से नैरेटिव बनाएंगे। आप ये भी देखिए कि ट्रंप ने एक बार नहीं, G7 की समिट में जब भी मौका मिला पीएम मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने कहा कि अनलाइक पीएम मोदी हु इज काम, कूल एंड अ टोटल किलर, आई एम नॉट, लुक एट हिम। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि भाई मैंने तो बहुत उलझुल हरकतें की, लेकिन यह आदमी एकदम शांति से डिप्लोमेसी को फॉलो करता हुआ देश हित में चलता रहा। इतनी तारीफ के बाद भी पीएम मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि ट्रंप को लगे कि भारत अमेरिका के बीच सब ठीक हो गया है। कल की तस्वीरें सबने देखी थी। G7 की मीटिंग का जो पहला दिन था, उस दिन पीएम मोदी ने ट्रंप को लगभग मैसेज दे दिया था बॉडी लैंग्वेज से, और बगल में बैठ के ट्रंप को सुना भी दिया था। इतना ही नहीं, G7 मीटिंग को लेकर पीएम मोदी ने जो ट्विटर पर तस्वीरें शेयर की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की एक ही तस्वीर है। उसमें भी ट्रंप का चेहरा नहीं दिख रहा है, पीठ दिख रही है, और इस तस्वीर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। इस तस्वीर में पीएम मोदी के चेहरे के हाव भाव से साफ लग रहा है कि वो कुछ असर्टिव भाषा में, कुछ मतलब जोर देके डोनाल्ड ट्रंप को समझा रहे हैं, और वो अपनी नाराजगी ट्रंप से शायद जता रहे हैं। आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी की भर भर कर तारीफ कर रहे हैं, वो ऐसे नेता नहीं है जो किसी की इस तरह से तारीफ कर दे। ट्रंप तो खुद को बॉस समझते हैं। G7 से ही ट्रंप का एक ऐसा वीडियो आया जिसमें वो सबके बीच खुद को आई एम द बॉस कह रहे हैं, लेकिन यहां भी उनकी बेइज्जती हो गई। ट्रंप ने बहुत सीरियस होकर यह बयान दिया, लेकिन बाकी नेता यह सुनकर हंसने लगे। सुनिए। Hello, I'm the boss.
यानी डोनाल्ड ट्रंप आए, कह रहे हैं आई एम द बॉस, सब हंस रहे हैं। अरे कुछ तो लाज रखो यार, दुनिया हंस रही है, तुम अपने आप को बॉस बता रहे हो। तो ट्रंप को खुद को बॉस कहना पड़ रहा है, लेकिन जो बॉस होता है ना, उसे खुद नहीं बोलना पड़ता कि मैं बॉस हूं। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने 2023 में सिडनी के कार्यक्रम में जो कहा था वो याद कीजिए। उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। यानी ट्रंप को खुद को बॉस बताना पड़ता है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के लीडर बॉस बताते हैं। Hello, I'm the boss. Prime Minister Modi is the boss. यह फर्क है आज भारत का जो रुतबा है दुनिया में, उसको आप अगर कंपेयर कीजिएगा कुछ साल पहले से। ट्रंप भले खुद को बॉस कहते रहे, लेकिन पीएम मोदी जब सुनाने पर आते हैं तो भाई वो भी छोड़ते नहीं है। ट्रंप की हरकतों ने भारत अमेरिका के रिश्ते बिगाड़े। अब जब ट्रंप और मोदी एक मंच पर आए तो पीएम मोदी ने इशारों में समझा दिया। G7 की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि साझेदारी तभी सफल होती है जब उसके केंद्र में विश्वास हो। आज सबसे अहम स्ट्रैटेजिक एसेट आपसी विश्वास है। पीएम मोदी ने कहा कि टुडे द वर्ल्ड डज नॉट सफर शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इट सफर्स फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ ट्रस्ट। यानी दुनिया में संसाधनों की कमी नहीं है, भरोसे की कमी है। और पीएम मोदी ने यह मैसेज दे दिया कि यह भरोसे की कमी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम नए युग के अनुरूप ट्रस्टेड रूल्ड बेस्ड ऑर्डर का निर्माण करें। यानी पीएम मोदी ने कह दिया दुनिया को कि नियमों के मुताबिक ही दुनिया चलनी चाहिए, अमेरिका की मनमानी के आधार पर नहीं। ग्लोबल साउथ को विश्व समुदाय के सहारे नहीं, साथ की उम्मीद है। यानी पीएम मोदी जिस G7 जैसे ताकतवर मंच पर थे, वहां से ग्लोबल साउथ की आवाज को भी बुलंद किया। भाई यही है डिप्लोमेसी। आप अपनी बात कायदे से स्ट्रांग लहजे में कह देते हैं, और जिसको समझ में आना चाहिए ना, वो समझ में आ जाता है। इसी को तभी तो डिप्लोमेसी कहते हैं, नहीं तो लड़ाई नहीं कहते, मारामारी नहीं कहते। यही तो लहजा होता है डिप्लोमेसी में। अपने बयान में पीएम मोदी ने ट्रंप को यह भी बता दिया कि इतने दशकों में जो विश्वास दुनिया में बना था, उसे आज चोट पहुंचाई जा रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सच्ची पार्टनरशिप का टेस्ट इससे नहीं होता कि हम दूसरों के लिए क्या बना रहे हैं, बल्कि हम दूसरों को उनके लिए क्या बनाने दे रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट है। यानी पीएम मोदी ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के बड़े बड़े देशों को समझाया कि जो भी देश टेक्नोलॉजी पर एकाधिकार जमा कर बैठे हैं, जो भी देश अपना अपना सोच रहे हैं और दुनिया की परवाह नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपना रवैया बदलने की जरूरत है। मोदी ट्रंप की मुलाकात पर बहुत बातें हो रही हैं। आप यह भी देखिए कि कल जब से पीएम मोदी और ट्रंप ने हाथ मिलाया है, तब से यहां इंडी वाले खूब हल्ला मचा रहे हैं। इनकी बातें सुनकर हैरान रह जाएंगे आप, क्योंकि इनका बस चले तो मोदी और ट्रंप में पहलवानी का दंगल करवा दे। इनको ऐसा लगता है कि मारपीट क्यों नहीं हो रही दोनों के बीच, कॉलर काहे नहीं पकड़ ले रहे हैं नरेंद्र मोदी जाके डोनाल्ड ट्रंप का। क्या लोग हैं ये लोग, जैसी बातें कर रहे हैं उसके मुताबिक तो नरेंद्र मोदी को ट्रंप को देखते ही ऐसा लगता है ये चाहते कि घूसा मुक्का चल जाए। बच्चा का खेला चल रहा है। आप आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को देखिए, उन्होंने मोदी ट्रंप की कल की मुलाकात का वीडियो दिखाकर लिखा कि गजब की बेशर्मी है भाई, अमेरिकी सेना ने हमारे 3 जहाजों पर मिसाइल से हमला कर दिया, 3 भारतीयों की हत्या कर दी, लेकिन लाल आंखें दिखाना तो दूर, मोदी ट्रंप के साथ ही खीखी कर रहे हैं। तो क्या करें, जाकर मुक्का मार दें? ट्रंप मोदी को बच्चों की तरह थपकी दे रहे हैं, तो क्या करें, उसका हाथ पकड़ के मोड़ दें? आप सोचिए कि ये कैसे, मतलब अजीबोगरीब बात करते हैं। कोई सेंस है इस बात का? अगर भारत का कोई सहयोगी देश है, उसने कोई कांड किया है, उसका जवाब डिप्लोमेटिक तरीके से दिया जाएगा। कोई दुश्मन देश है जैसे पाकिस्तान है, तो उसको भी डिप्लोमेसी के जरिए ही धुआं धुआं किया जाता है, नहीं तो फिर घुस के मार देते, फोड़ देते हैं। लेकिन सहयोगी देश की बात हो तो हमला करके जवाब नहीं दिया जा सकता। ऐसे में कड़े शब्द, डिप्लोमेटिक एक्शन से ही जवाब दिया जाता है। संजय सिंह जो चाहते हैं वो शायद उनकी मंशा है कि कुछ तो ऐसा हो कि मसाला मिले, लेकिन वैसा होता नहीं। जब मोदी को बोलने का मौका मिला तो पीएम मोदी ने सबके सामने अपनी बात भी कही, मजबूती से कही, और डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया कि तुम विश्वास के लायक नहीं हो। लेकिन ठीक है, ग्लोबल ऑर्डर में बड़े बड़े देश
जब हैं तो उनको लेके चलना पड़ता है, क्या कीजिएगा। आप देखिए कि अपने नाविकों की मौत के मामले में नरेंद्र मोदी क्या क्या डिप्लोमेटिक एक्शन भी ले चुके हैं। भारतीय क्रू मेंबर पर हमले का इंडिया ने कड़ा विरोध जताया। भारत अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट जेसन मीक्स को तलब किया। भारत ने 3 दिन के अंदर 2 बार डिप्टी चीफ ऑफ मिशन जेसन मीक्स को तलब किया। अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट को विदेश मंत्रालय बुलाया गया और 35 मिनट तक यह मुलाकात चली। भारत ने अमेरिका से साफ कहा कि इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यह भी कहा कि अमेरिकी सेना नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े पूरे उपाय करे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को फोन किया। इस बातचीत में भी विदेश मंत्री ने भारत की तरफ से कड़ा विरोध जताया और कहा था कि इस तरह के घातक हमले ठीक नहीं है। और अब पीएम मोदी G7 के मंच से डोनाल्ड ट्रंप को सुना चुके, सामने बैठ के सुना चुके, तो और क्या कीजिएगा मुझे यह बताइए। डिप्लोमेसी में ऐसे ही ना बात रखिएगा, लेकिन यहां माहौल बनाने वाले माहौल बनाते हैं। मोदी के विरोध में इंडी वाले कुछ भी कह रहे हैं। आप देखिए कि कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कह दिया कि पूरे 5 मिनट तक ट्रंप ने मोदी को नजरअंदाज किया, जबकि मोदी उनके आगे पीछे मंडराते रहे। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि फोटो खिंचवाने के बाद मोदी खुद आगे बढ़कर ट्रंप से मिलने गए। 3 भारतीयों की क्रूर हत्या करने के बाद अमेरिका चौड़ा बनकर चल रहा है और हमारे वाले भीगी बिल्ली बने हुए हैं। जो वीडियो सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया वो मंगलवार का G7 में ग्रुप फोटो के दौरान का है। इसमें साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी आए, उन्होंने अन्य नेताओं से मुलाकात की, उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। जॉर्जिया मेलोनी के ठीक पीछे डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे, यानी पीएम मोदी से सिर्फ 2 कदम दूर। अगर पीएम मोदी को ट्रंप से मिलना ही था तो वो सीधे जाकर मिल लेते, लेकिन जो दुनिया को दिख रहा था वो कांग्रेस देखना नहीं चाहती। पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया, ट्रंप को इग्नोर किया, बात नहीं की, वहां पर ग्रुप फोटो के समय हाथ नहीं मिलाया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मोदी जो है वो आगे पीछे मंडरा रहे थे। इसी तरह सुप्रिया श्रीनेत ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हत्यारे पाकिस्तान के साथ जब क्रिकेट खेलने की को जायज ठहराना था तब तो इंडियन टीम ने पाकिस्तान टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया था। हमारे नाविकों का हत्यारा तो अमेरिका भी है। मोदी ने ट्रंप से हाथ क्यों मिलाया? इन लोगों के लिए अब अमेरिका और पाकिस्तान एक हो गया है। लॉजिक देख रहे हैं इन लोगों का। यहां अपने राज्य में ट्रंप के नाम पे रोड बनवाने चल रहे हैं, वहां मोदी जो है वो जाके हाथ झटक देंगे, हटाओ हाथ। वहां बन ना रहा है, कांग्रेस तुम्हारे नाम पे रोड बनाने का सोच ना रही है, जाओ वहां जाओ, ये बोल के आए क्या? इतना ही नहीं, G7 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मिले तो उसमें भी इंडी वालों ने मसाला निकाला, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दावा है कि मेलोनी ने पीएम मोदी से मिलते ही कहा कि इंस्टा पर हम दोनों बहुत फेमस हो गए। आप देखिए एक बार वीडियो। अब इस वीडियो को लेकर भी इंडी वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि मोदी क्या खी करने लगे G7 में। मोदी इतने बड़े मंच पर भी सीरियस नहीं है। मतलब इन लोगों का बस चले तो 24 घंटे सारे नेताओं को सीरियस मोड में रहना चाहिए, कोई और बात ही नहीं करनी चाहिए। जब भी मिले तो डील डिप्लोमेसी की बात करें, कोई हाय हेलो नहीं होगा, एक दूसरे को कोहनी मार दें, अगर नाराज हैं तो किसी का कॉलर पकड़ लें, वहां पे पटकम पटकाई हो जाए। इन लोगों को लगता है डिप्लोमेसी ऐसी होती, हेलो हंसी मजाक ये सब होना ही नहीं चाहिए दुनिया में। आपको एक वीडियो दिखाता हूं कैसे G7 में जब ब्रिटेन, इटली और बाकी देशों के नेता मिले तो कैसे सिगरेट छोड़ने पर भी उन्होंने चर्चा की, लेकिन उनके देश के किसी नेता ने नहीं कहा होगा कि ये क्या बात करके आ रहे हो। देखिए जरा। This morning. Yes. Did you wake up? Had a cigarette. No. Last night. Good. I don't know if the same. You were. Weeks. When did you stop talking? 2005. And that's it, never got back. Never. 21 years ago. Yes. This morning. Yes. Did you wake up? Had a cigarette. No. Last night. Good. I don't know if the same. You were. Weeks. अब कोई इनसे पूछे, भाई इनके यहां हमारे यहां जैसा ऑपोजिशन नहीं है, नहीं तो ये लोग वो भी कह देते कि अरे आप वहां सिगरेट छोड़ने की बात कर रहे थे, अरे कॉफी पीने की बात कर रहे थे, काम नहीं करना था, घूमने गए थे। जबकि इनमें से कई देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, लेकिन नहीं, जो चल रहा है सो चल ही रहा है। खैर,
ये तो वहां जो चल रहा है आपको बता रहा था। यहां भारत में क्या चल रहा है? उद्धव की पार्टी में ऐसी बगावत, संजय राउत कैमरे पे गंदी गंदी गाली किसको देने लग गए? केजरीवाल, ममता, उद्धव के बाद अब अखिलेश का नंबर है क्या? यूपी में सपा के सांसद भी टीम मोदी में आने वाले हैं क्या? अब इसका अध्याय खोलने जा रहा हूं। इंडी वालों पर आजकल ऐसा भूकंप आया हुआ है कि सब कांप रहे हैं, कब किसका घर गिर जाए किसी को पता नहीं। आप देखिए कि एक महीने में ममता बनर्जी की पूरी राजनीति तो कोलैप्स हो चुकी है। आजकल उद्धव ठाकरे की चर्चा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो एक बार पहले टूट चुकी है, अब उद्धव के बचे खुचे घर पर भी बगावत का बुलडोजर चल चुका है। उद्धव की पार्टी के पास 9 सांसद थे, इनमें से 6 सांसद बागी हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि ये अलग गुट बनाकर एकनाथ शिंदे की पार्टी में मर्जर करने वाले हैं। भाई अगर यह सब हुआ तो उद्धव ठाकरे की राजनीति की और दुर्गति हो जाएगी। ठाकरे की राजनीति की दुर्दशा तो पहले से ही हो रखी है। 2022 में उद्धव की पार्टी शिवसेना पहली बार टूटी थी। तब उद्धव के 55 विधायकों में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे ले उड़े थे। इसके बाद उद्धव से विधायक, पार्टी, निशान सब छिन गया। अब उद्धव ठाकरे के साथ फिर से कांड हो गया है। उद्धव ठाकरे के साथ जो बचे खुचे लोग हैं वो अब गालियां निकाल रहे हैं। संजय राउत की आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही। अपनी पार्टी तो ये लोग संभाल नहीं पा रहे, अपने लोगों को भरोसे में ले नहीं पा रहे, फिर दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों को कोसते हैं, दूसरों को गालियां देते हैं। संजय राउत पहले भी उल्टा सीधा बहुत बोलते रहे, आज तो खुलेआम संजय राउत गाली देने लग गए। गाली देकर यह भी कह रहे हैं कि इसको काटना मत, मतलब कैमरे पे कह रहे हैं कि दिखाओ कि मैं गाली दे रहा हूं। यह आपका कल्चर है बॉस। ये लोग शायद यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को भी कहीं जाएं तो यही सब करना चाहिए, गाली गलौज। इसलिए कहते हैं कि ये नहीं किए, वो नहीं किए। जब किसी पार्टी में इस तरह के नेता होंगे तो पार्टी का क्या ही हाल होगा। जो आदमी कैमरे के सामने गाली दे रहा है वो अपने नेताओं के साथ क्या करता होगा, लोग नहीं पूछेंगे। पार्टी डूबेगी नहीं। जैसा उद्धव की पार्टी के साथ हो रहा है, आज पाठशाला में इसी पर बात होगी और आपको बताऊंगा कि कैसे उद्धव की पार्टी में रातों रात खेला हो रहा है। ममता का हाल देखकर, उद्धव का हाल देखकर क्यों अखिलेश यादव के लोग भी परेशान हैं? क्योंकि अब बात अखिलेश की पार्टी की भी होने लगी है। लोग तो कह रहे हैं कि अखिलेश की पार्टी का हाल भी ममता से बुरा हो सकता है। क्या यूपी में भी यह होगा? यूपी के एक मंत्री ने इसे लेकर सनसनीखेज दावा भी कर दिया है। अखिलेश क्या जवाब दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी भी ममता और उद्धव की तरह टूटने वाली है क्या? इन सनसनीखेज दावों का सच क्या है? अब इसका अध्याय खोलता हूं, लेकिन पहले एक घमासान जो हो रहा है उसका एक ट्रेलर देखिए। हे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। बड़ी टूट होने जा रही समाजवादी पार्टी में। यूपी में समाजवादी पार्टी के कितने सांसद टूटने को तैयार बैठे हैं, इसे लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं जिससे हड़कंप मचा है, यह आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो टूट चुके हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। इंडी की पार्टियों में जो जबरदस्त तोड़फोड़ चल रही है उसमें अब नंबर उद्धव ठाकरे का आ गया है। उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों में 6 सांसदों ने अलग होने का फैसला कर लिया है। इन 6 सांसदों ने कल ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर भी लिख दिया और इस लेटर में क्या कहा वो आप देख लीजिए। लोकसभा स्पीकर से इन बागी सांसदों ने अलग गुट के तौर पर मान्यता के लिए कह दिया कि भाई हमको आप अलग गुट मान लीजिए, हम नहीं है इनके साथ। सूत्रों के मुताबिक बागी सांसदों को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है। उद्धव के 6 बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से भी मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक बागी सांसद शिंदे गुट में शामिल भी हो गए। अगर ये 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में चले गए तो उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 3 सांसद बचेंगे। ऐसे में ठाकरे अब क्या ही अपनी राजनीति कर पाएंगे। इसीलिए इस बगावत पर संजय राउत जैसे नेता खुलेआम गालियां देने पर आ गए। आप सुनिए संजय राउत को, जो आज ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंदी गंदी गाली दे रहे हो, कह रहे हैं काटना मत। कोण जाता है हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। शिवसेना जैसी अपनी मां से बेईमानी करना चाहते, शिवसेना मां है हम सब, बेईमानी करना चाहते तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, जो चाहे वो कर लीजिए। बॉस क्या होगा इससे? आपका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, अंदर से आप अलबलाए हुए हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन इससे होगा क्या? बार बार अगर किसी की पार्टी टूट रही है, लोग बगावत कर रहे हैं, तो यह बात लीडरशिप को ना समझनी होगी बॉस।
दूसरों को ब्लेम कर दीजिए, आसान है, लेकिन खुद की खामियां भी तो देखिएगा। बाला साहब ठाकरे थे, काहे नहीं तोड़ लिया कोई पार्टी को इस तरह से? उद्धव ठाकरे के आते सब टूटने लग गए। दो बार उद्धव की पार्टी टूट गई, अपने लोग गाली दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे के जिन सांसदों ने बगावत की उनके बारे में आपको बताता हूं, वो नहीं देख रहे हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, बैठ के कैमरा के सामने कह रहे हैं दिखाना काटना मत। अरे आपको नहीं समझ में आता होगा, लेकिन हमारे दर्शक तो कम से कम मां बहन सब लोग बैठ के देख रहे हैं, बच्चा सब देखता है, उसको इनका गाली सुनवाएं। संजय जाधव जो परभणी से सांसद है वो बगावत कर रहे हैं। यवतमाल से सांसद संजय देशमुख, हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल अष्टिकर, उस्मानाबाद से सांसद ओमराजे निम्बालकर, शिरडी से सांसद भाऊ साहेब वागचौरे और मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल इसमें शामिल है। इन सांसदों की बगावत को लेकर संजय राउत इतना भड़के कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। एक तरफ संजय राउत कहते हैं कि पार्टी पूरी तरह से एक है, अगले पल कहते हैं कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए देकर खरीदा जा रहा है। संजय राउत को सुनिए एक बार। देखिए, अभी तक तो मैं मानता हूं कि सब साथ है, हमारा दल एक है। अभी तक कोई किस प्रकार का किसी ने लेटर दिया है या नहीं दिया है, आपके माध्यम से हम लोग हमको इंफॉर्मेशन है। 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने, और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया, नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट। भाई मुझे एक बात बताइए, इन इंडी वालों में जिसका भी नेता इधर से उधर होता है उसको बिका हुआ बता देते हैं। इनकी सब में, इन सब की पार्टी में खाली बिकाऊ लोग हैं। पैसा देखा नहीं कि बिकने को तैयार हो जाता है। बीजेपी वाला काहे नहीं बिकता है? यानी ये अपने अंदर की कमी देखने को तैयार नहीं है। क्यों बगावत हो रही है, क्या फ्रस्ट्रेशन है पार्टी के अंदर, क्या चल रहा है, वो सब नहीं, बिक गया होगा। उद्धव ठाकरे के लोग कह रहे हैं कि सांसदों को पैसा देकर खरीद लिया गया, पहले पार्टी को तोड़कर नाम और सिंबल शिंदे को दे दिया गया। अब फिर से यही कोशिश की जा रही है और इसे ऑपरेशन टाइगर नाम दिया जा रहा है। इसके पोस्टर भी लगे हुए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के लोग कह रहे हैं कि यह ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन बिट्रेयल है। ये सब धोखेबाज हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे के नाम पर जनता से वोट लिया और जनता से धोखा कर रहे हैं। आपका सांसद पार्टी छोड़ के चला गया तो एक नंबर का धोखेबाज, और आप बीजेपी के साथ जो है वो इतने साल गठबंधन में रहे, कांग्रेस को जो है वो कोसते रहे, और एक मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली तो कोहनी मारे बीजेपी को जाके एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना लिए, खुद जाके मुख्यमंत्री बन गए। वो बिट्रेयल नहीं था, वो धोखा नहीं था। अपने सांसदों की बगावत पर पहले उद्धव ठाकरे का स्टैंड यह था, ये छोड़ के जा रहा, जाने दो, जिसको जाना चला जाए। इसी पर आगे बढ़ते हुए संजय राउत गालियां देने लगे। उद्धव ठाकरे को भी पता है कि इससे कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हो सकता है तो वो कानूनी तरीके से ही हो सकता है। आप देखिए 6 सांसदों ने झटका दे दिया तो संजय राउत बाकी सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे, बागियों को मान्यता नहीं देने की डिमांड कर रहा है। उद्धव के साथ जो सांसद हैं उनमें अनिल देसाई क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। हमने रखा है कि जो हमने कैबिनेट के तौर पे ये किया हुआ है, हमारी सुनवाई की जाए। अगर कोई अप्रोच करता है अगर लोकसभा अध्यक्ष को, तो व्यवस्था को मान्यता देना या ना देना अध्यक्ष के हाथ में रहता है। तो कोई गुट अगर 2/3 है करके भी इस तरह की बात करके हम मर्ज होना चाहते हैं किसी पार्टी में, दैट ग्रुप कैन नॉट मर्ज। तूफान सिर्फ उद्धव ठाकरे की पार्टी में नहीं आया है, इंडी में तोड़फोड़ के बीच समाजवादी पार्टी में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा दावा कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ने धमाका करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। पार्टी खनन और घोटाला और रिवर फ्रंट घोटाले में फंसी हुई है। राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी दी है, पूरी सपा बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठी है। अब लीजिए, लोग कह रहे हैं ले बलाया, भर पार्टी चल जाएगी क्या? 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते थे। लोकसभा में समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अब ओम प्रकाश राजभर के दावे से गजब हलचल मच गई। समाजवादी पार्टी में टूट का दावा करके राजभर ने गजब धमाका कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने राजभर के दावों को गलत बताते हुए अलग ही बात कह दी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी भविष्यवाणी करें,
बीजेपी उन्हें 75 सीट दे रही है, 50 सीट, या फिर सिर्फ आश्वासन। बीजेपी गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव ने राजभर को जवाब दे दिया, तो वहीं यूपी बीजेपी में ही टूट का दावा कर दिया। सुनिए अखिलेश यादव ने बीजेपी के विधायकों पर क्या कहा है। कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए, और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। चलिए, कम से कम अच्छी बात यह है कि अखिलेश यादव उद्धव ठाकरे की तरह यह नहीं करे कि जिसको जाना छोड़ के जाए, यह सब जो है वो बिकाऊ है। ओम प्रकाश राजभर की छवि गंभीर नेता की वैसे है नहीं, लेकिन अखिलेश ने जो कहा वो गंभीर है। आप देखिए कि अखिलेश दावे ही कर रहे हैं, जबकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नंबर तक बता दिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश के 26-27 सांसद टूटने को तैयार हैं। अब सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो होगा कब? क्या 2027 से पहले होगा या फिर टीएमसी की तरह चुनाव के बाद होगा? सुनिए केशव प्रसाद मौर्य का बयान। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। अब वहां यूपी में क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारे लिए वक्त हो गया अगले अध्याय का। राम मंदिर के बाद क्या मथुरा के कृष्ण मंदिर में हो गई है चोरी? खून से लिखी चिट्ठी ने क्या बवाल मचा दिया? पहले 6 अब 9 राम मंदिर में चोरी कांड के वो आरोपी जिनकी कुंडली खुली तो राज खुल गए क्या? राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई कैसे? सीसीटीवी में एसआईटी की टीम को क्या दिख गया? अब इसका अध्याय। अयोध्या के भव्य राम मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा चोरी होने पर बवाल अभी थमा नहीं था कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों पर नया घमासान मच गया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की एसआईटी जांच के बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे की सीबीआई जांच की मांग उठ गई है। राम मंदिर की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी चढ़ावे की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों पर करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने के आरोप लग रहे हैं। बड़े बड़े मंदिरों में चढ़ावे में हेराफेरी के आरोपों को करोड़ों सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ बताया जा रहा है। राम मंदिर के बाद क्या मथुरा के कृष्ण मंदिर से चढ़ावे की चोरी का आरोप क्या सही है? साथ ही आज आपको बताऊंगा कि मामले में खून से लिखी चिट्ठी ने क्या बवाल मचाया। राम मंदिर चोरी कांड के उन आरोपियों की बात होगी जिनकी कुंडली खुली तो कौन से राज खुले, सीसीटीवी में क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, संदिग्ध 6 से 9 कैसे हो गए, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी की जांच कहां तक पहुंची? एसआईटी की रडार में और कितने लोग आए हैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को लेकर शुरू हुए नए बवाल की बात। फलाहारी बाबा के नाम से मशहूर हिंदूवादी नेता दिनेश फलाहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से एक चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी में फलाहारी बाबा ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में आने वाले चढ़ावे की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की। फलाहारी बाबा ने आरोप लगाए हैं कि पिछले कई सालों से श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में लगातार चढ़ावे की चोरी हो रही है। आगे फलाहारी बाबा ने आरोप लगाया कि जब भी मंदिर की दान पेटियों को खोला जाता है, सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया जाता है और दान में आए रुपयों, सोने चांदी के गहनों, हीरे जवाहरात सबकी बंदरबाट कर ली जाती है। फलाहारी बाबा का आरोप है कि मंदिर की मैनेजिंग कमेटी के जो लोग पहले स्कूटर में आते थे वो आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। उनके पास करोड़ों की कोठियां, बंगले, फार्म हाउस हो गया है। फलाहारी बाबा का कहना है कि मंदिर के चढ़ावे की ये चोरी करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। अगर मुख्यमंत्री इसकी जांच नहीं करवाएंगे तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिका डालेंगे। आप यह भी देखिए कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप लगाने वाले फलाहारी बाबा हैं कौन और उनका यह नाम क्यों पड़ा हुआ है। फलाहारी बाबा ने श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का गठन किया, जिसके वो अध्यक्ष भी हैं। कोर्ट में चल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में फलाहारी बाबा मुख्य याचिकाकर्ता भी हैं। फलाहारी बाबा अपने सनातन की रक्षा के लिए अपने कड़े संकल्पों के लिए जाने जाते हैं। 3 साल पहले उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मस्जिद नहीं हट जाती वो तब तक भोजन नहीं करेंगे, जूता चप्पल भी नहीं पहनेंगे। और अपने संकल्प पर डटे रहने की वजह से लोग उन्हें फलाहारी बाबा कहने लगे। फलाहारी बाबा ने खून से चिट्ठी लिख दी, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं आया।
लेकिन मामला करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़ा है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार फलाहारी बाबा की चिट्ठी पर कम से कम संज्ञान लेगी, क्योंकि पहले ही सीएम योगी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। इसके बाद राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जांच तेज हो गई है। सच्चाई सामने लाने के लिए एसआईटी की टीम राम मंदिर परिसर में डेरा डाले हुए है। गुनाहगारों तक पहुंचने के लिए एसआईटी ने दिन रात एक कर रखा है। एसआईटी की रडार में आने वाले संदिग्धों की संख्या 6 से बढ़कर अब 9 हो गई है। पिछले 2 दिनों में एसआईटी 19 घंटों तक राम मंदिर परिसर में पड़ताल कर चुकी है। पहले दिन एसआईटी ने 8 घंटे, दूसरे दिन 11 घंटे पड़ताल की। दान पात्र से पैसा निकालने, गड्डी बनाने, गिनने के पूरे सिस्टम की पूरी जानकारी ली। बैंक में मंदिर का अकाउंट खोलने से लेकर अब तक दान पात्र की बैंक में जमा की गई रकम के भी सबूत जुटाए। राम मंदिर ट्रस्ट और बैंक दोनों से जमा की गई रकम की डिटेल मांगी गई है। एसआईटी ने जमा पर्चियों के साथ ही चढ़ावे से जुड़े रजिस्टर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान एसआईटी ने सीसीटीवी कैमरों का डेटा करीब 1 दर्जन पेन ड्राइव में लिया। राम मंदिर के चढ़ावे को बैंक तक पहुंचाने से लेकर नोटों की गड्डियां बनाने, काउंटिंग करने वाले सभी कर्मचारियों से अलग अलग पूछताछ भी की जा चुकी है। इस दौरान एसआईटी राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों, दूसरे कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है। अब राम मंदिर के पूर्व कर्मचारियों का डेटा निकालकर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। सूत्र कह रहे हैं कि एसआईटी को अब तक की जांच में 9 ऐसे कर्मचारी मिले हैं जिन्होंने हाल ही में महंगे फोन, गाड़ियां ये सब खरीदी है। इनमें से 6 लोग पहले ही एसआईटी की रडार में आ चुके हैं, जिनके बारे में कल ही हम आपको पाठशाला में बता चुके हैं। लेकिन अब यह जांच और तेज हो रही है। सीसीटीवी का फुटेज पेन ड्राइव में आ चुका है और उसमें जो जो दिखेगा वो हम आपको पाठशाला में बताते जाएंगे। लेकिन जो लोग चोरी करके पैसा कमा रहे हैं ना, उनके लिए अगला अध्याय है। पाठशाला में अब अगला अध्याय, चांद और मंगल पर फैक्ट्री, खरबपति एलन मस्क और मालामाल होने के लिए क्या गजब करने वाले हैं। मस्क के पास इतना पैसा होगा कि $10 लाख रोज उड़ाएंगे तब भी 2700 साल पैसा चलेगा। हर महीने कितना कमाना, कितना बचाना, आपको खरबपति बनने में कितना टाइम लगेगा, अब इसका अध्याय। दुनिया की एक बड़ी आबादी गरीब है, उसके बाद एक बड़ा वर्ग है जो मिडिल क्लास की कैटेगरी में आता है। हर देश में गिने चुने लोग ही मिलियनेयर या बिलियनेयर है, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी है जो खरबपति है, और वो नाम है पूर्व ट्विटर और मौजूदा एक्स वाले भैया एलन मस्क का। भैया मस्क ने गजब ही कर रखा है। अगर ये कहें कि एलन मस्क के पास पैसों का पहाड़ नहीं, पैसों के पहाड़ हैं, तो ये भी कम होगा। यहां लोग करोड़पति अरबपति की बात करते हैं। एलन मस्क दुनिया के पहले ऐसे अमीर हैं जो ट्रिलियनियर यानी खरबपति बन चुके हैं। वैसे तो एलन मस्क पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, लेकिन अब दौलत के मामले में एलन मस्क उस मकाम पर पहुंच गए जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। उनके पास कितनी दौलत है, इसकी गिनती करने बैठिएगा बॉस, अलबला जाइएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। मस्क के दिमाग में चांद और मंगल पर भी फैक्ट्री का आइडिया आ गया है, और वो इतना पैसा कमाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि रोज $10 लाख भी उड़ाएंगे। खाली ऐसे हवा में उड़ाते चले जाएंगे रोज $10 लाख, तब भी 2700 साल तक पैसा खत्म नहीं होगा। ऐसा वो दिमाग लगा रहे हैं पैसा और कमाने के लिए। एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बने हैं। इसकी वजह है उनकी कंपनी स्पेस एक्स का आईपीओ, जिसने अमेरिका के शेयर मार्केट में आते ही धूम मचा रखी है। आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एलन मस्क की कंपनी में वेल्डिंग करने वाला भी इस आईपीओ से करोड़पति बन गया। वेल्डिंग करने वाला। आपको बताऊंगा कि एलन मस्क के पास जितनी दौलत है, उतनी दौलत में दुनिया में क्या क्या हो सकता है। एलन मस्क के खरबपति होने की आज दुनिया में चर्चा हो रही है। उनकी अपनी जर्नी क्या रही है, पैदा खरबपति थोड़े हुए थे। एलन मस्क की जिस दौलत की आज दुनिया बात कर रही है, वो दौलत क्या एआई के दौर में बेकार हो जाएगी। खुद एलन मस्क ने भविष्य में पैसे को लेकर क्या चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है, आज आपको सब बताने जा रहा हूं। भाई $1 ट्रिलियन उनकी संपत्ति यहां तक पहुंच गई है, और यह सोचने में ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं कि $1 ट्रिलियन में जीरो कितना होगा। लेकिन एलन मस्क रुक नहीं रहे। उनका कहना है कि भविष्य में वो ट्रिलियनियर से अब क्वाड्रिलिनियर होने जा रहे हैं, बन सकते हैं। बाप रे बाप, ये क्वाड्रिलिनियर बोलने में ही जीभ लप हो जा रहा है। दरअसल मस्क के ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स नाम के अकाउंट ने एक ट्वीट किया कि एलन मस्क को क्वाड्रिलिनियर बनने के लिए अभी भी लगभग $999 ट्रिलियन और चाहिए। इस पर मस्क ने जवाब दिया कि यह नामुमकिन नहीं है, बस इसके लिए चांद और मंगल पर फैक्ट्री लगानी होगी, और तब डॉलर करेंसी नहीं होगी, बल्कि उसकी जगह मास और एनर्जी ले लेंगे। लेकिन आप सोचिए बॉस, $1 ट्रिलियन, और आप सोचे $1 ट्रिलियन, एक छोटा सा आपको बस बता दूं, उसके बाद
एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे हम लोग। लेकिन आप सोचिए, 1 ट्रिलियन डॉलर जो होता है, 1 ट्रिलियन डॉलर, वो होता कितना है बॉस? सोचें आप कभी, एक के बाद 1 ट्रिलियन डॉलर में कितने जीरो लगते हैं? 1 लगाइए और उसके बाद जीरो लगाते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो, 1 ट्रिलियन डॉलर में 12 जीरो आता है। और जो अभी आपको अगला बता रहा था कि भाई साहब क्वाड्री लीनियर क्या था, उसमें 15 जीरो लगेगा बॉस। बाप रे बाप, इकाई दहाई सैकड़ा करते करते जिंदगी निकल जाएगी और ये गिनिए नहीं पाइएगा। खैर छोड़िए, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस, जिसमें आज का सवाल, खाना पचाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत घातक होता है, लेकिन जिस पेट में रहकर खाना पचाता है उस पेट को यह एसिड नहीं जलाता है। ऐसा क्यों बॉस, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।